Dear friends, I am Dr. नीलम केरिया हॉस्पिटल, झुंझुनू, राजस्थान। आज हम बात करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी के अंदर डाइट में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन के दिमाग में प्रेगनेंसी लगते ही सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो यही आता है कि मुझे क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कहीं मैं ऐसी कोई चीज़ कंज्यूम ना कर लूँ जो मेरी बेबी को नुकसान पहुँचा जाए, जिससे मेरा अबॉर्शन हो जाए, जिससे मेरी बेबी को कोई दिक्कत हो जाए, उसकी ग्रोथ पे असर पड़ जाए, उसकी हेल्थ अच्छी ना रहे। तो इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको खाने के अंदर क्या क्या नहीं खाना चाहिए। ओके, क्या क्या खाना चाहिए उसका वीडियो तो मैं ऑलरेडी सबमिट करा चुकी हूँ आपको। ओके, अब क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिल्क के बारे में। प्रेगनेंसी में मिल्क पीना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल पीना चाहिए, रोज़ 1 किलो तक आपको पीना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में आपको कभी भी कच्चा दूध नहीं पीना है। जैसा कि गांव में लोग कहते हैं कच्चा दूध में ज़्यादा ताकत होती है, तुरंत गाय का दूध निकाला और आप तुरंत ही पी लीजिए, निकलता निकलता दूध आप पी लीजिए। नहीं, आपको रॉ मिल्क बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। उससे बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस के, बोवाइन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको कभी भी अनपास्चराइज्ड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दोनों ही आपको कंज्यूम नहीं करने हैं। चीज़ है, जूसेस हैं, ये सब आपको अनपास्चराइज यूज़ नहीं करने हैं। दूसरा अपन चलते हैं अंकुरित अनाज, जो कि मोस्ट कॉमन सब प्रेगनेंसी होते ही घर वाले कहते हैं हाँ आप अंकुरित अनाज खाइए, इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्प्राउट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। लेकिन आपको कच्चे स्प्राउट्स नहीं खाने हैं। अंकुरित अनाज आपको, अंकुरित करा हुआ कच्चा अनाज आपको नहीं खाना है। अंकुरित अनाज आपको, अंकुरित मूंग, मोठ, चने जब हम बनाते हैं आपको उन्हें बॉईल करके ही कंज्यूम करने होते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा ना कि गीले अपने अंकुरित अनाज जो होते हैं आप उसे स्मेल करोगे तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। और इवन कई बार उनके अंदर कुछ कुछ अनाज जुड़ा हुआ भी रहता है, कुछ कुछ जुड़ जाते हैं, वो चिपके चिपके से रहते हैं। कई बार उनमें हल्की हल्की सी फंगल स्पोर्स भी दिखने को मिलते हैं, थ्रेड से भी दिखने को मिलते हैं। हाइपा भी यदि अपन देखें, अगर लगातार बाहर ही बढ़ा रहे अंकुरित अनाज, अंकुरित करने के लिए ज़्यादा समय रह जाए तो उसमें वो भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, साल्मोनेला की ग्रोथ भी हो जाती है कच्चे अंकुरित अनाज में। तो अंकुरित अनाज आपको पूरा उबाल के ही खाना है, उसे अच्छे से आप स्टीम दिलाइए कुकर में, उसके बाद आप अच्छे से कंज्यूम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा फैक्टर हम लेते हैं सब्जियां, वेजिटेबल्स। ओके, सब्जियां आप सारी सब्जी खा सकते हैं, क्योंकि वो तो सारी वैसे ही उबल के होती हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कच्ची सब्जियां, हाँ जी आप कच्ची सब्जी भी खा सकते हैं। गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, ककड़ी, चकुंदर, ये सब आप खा सकते हैं। लेकिन आपको उन्हें अच्छे से वॉश करनी है, उनका छिलका उतार के खाना है। क्योंकि कोई भी उनके ऊपर, एक तो पहली बात जो भी अपने केमिकल्स वगैरह होते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिलका होता है, वो खाली धोने से साफ नहीं होता, इसलिए आपको उनका छिलका उतारना ज़रूरी है। ठीक है, और उनमें कोई मिट्टी में लगे हुए कोई पैरासाइट कुछ भी हो तो आप उसे पहले वॉश कीजिए, ऊपर का छिलका उतारिए, उसके बाद में ही आप सब्जियों को कंज्यूम करिए। सब्जी में जैसा एक बैंगन के लिए सब लोग बोलते हैं कि बैंगन में फाइकोन हार्मोन है, स्टडीज जो बताती हैं कि बैंगन में फाइकोन हार्मोन होता है, तो शुरू के 3-4 महीने वो अबॉर्टिव पेशेंट की तरह वर्क करता है, उससे बच्चे के अबॉर्शन के थोड़े चांसेस रहते हैं। तो ठीक है, आप उसे अवॉइड कीजिए। तो वेजिटेबल्स में आपको ओनली ब्रिंजल को ही अवॉइड करना है, बाकी आप सारी सब्जियां खा सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट अबाउट फ्रूट्स। फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत न्यूट्रिटिव हैं, एनर्जी सोर्स हैं, तुरंत एनर्जी देते हैं। आप आराम से सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, एप्पल, केले, अनार, चीकू, संतरे, अंगूर, बेरीज, सब कुछ खा सकते हैं। ठीक है, एप्पल को आपको वही धोकर छिलका उतार के खाना है। दूसरी चीज़ ये, आपको फ्रोजन फ्रूट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। फ्रोजन ड्राइड फ्रूट्स आते हैं कि फ्रोजन बेरीज हैं, फ्रोजन डेट्स है, तो ये आपको नहीं लेने हैं। ठीक है, देन फ्रूट्स में यस, पपाया। पपाया, कच्चा पपीता आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप उसे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कच्चे पपीते को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। हरे रंग का कच्चा पपीता जो आता है, कई लोग उसकी सब्जी बनाते हैं, वो आपको नहीं खाना है। हाँ, अगर पपीते के आप बहुत शौकीन हैं, पपीता आपको बहुत पसंद है,
आप लास्ट के महीने में, लास्ट के 2-3 महीने आप पका हुआ पीला पपीता मीठा सा जो आता है, लास्ट के 2-3 महीने में आप चाहें तो वो कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कच्चे पपीते में पेपेन लेटेक्स मिलता है तो वो अबॉर्टिफिशिएंट की तरह वर्क करता है। तो हम कच्चा पपीता बिल्कुल अवॉइड करेंगे। पका हुआ पपीता लास्ट के 2-3 मंथ चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता और वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और आपको क्या नहीं लेना है, आपको नहीं लेना है अचार, पापड़, तेज मिर्च मसाले वाला खाना। यह है आपको थोड़ा सा अवॉइड ही करके चलना है। फिर होती है प्रेगनेंसी विथ ओबेसिटी। कई लड़कियां जो कंसीव करी हैं वो काफ़ी ओवर वेट होता है कि प्रेगनेंसी लगी उस समय आपका वजन आ रहा है 90 किलो, 95 kg, ये वाला वजन आ रहा है, या फिर आपकी हाइट कम है, वेट है आपका 70 kg। तो ये जो ओबेसिटी के साथ प्रेगनेंसी है, उन लोगों को पहले ही दिन से ध्यान रखना है कि तेल और घी, इस तरह के मतलब ऑयली फूड जो भी हैं वो उनको बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं, बहुत लिमिट करके लेने हैं। बाकी प्रेगनेंसी विथ ओबेसिटी की अलग से डाइट चार्ट आपको मैं दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। इसी तरह से प्रेगनेंसी विथ डायबिटीज़, कि वो पेशेंट जो डायबिटिक है और साथ में प्रेग्नेंट भी, या फिर उसके घर में फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की, तो उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फैमिली हिस्ट्री में क्या, जैसे मैं पेशेंट से पूछती हूँ आपके परिवार में किसी के डायबिटीज़ तो नहीं है, तो बहुत सी भोली भाली लेडीज़ जवाब देती है ना मैडम, मेरी सास के डायबिटीज़ है, कोई कहती है मेरी जिठानी के डायबिटीज़ है, कोई कहती है हाँ मेरे पति के डायबिटीज़ है मैडम। तो क्या इन लोगों को गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का डर है? नहीं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का डर उन फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा रहता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, मतलब जिनकी या तो मम्मी पापा को रही हो या मम्मी पापा के मम्मी पापा, सो दादा दादी नाना नानीज में फैमिली हिस्ट्री रही है कि उनके डायबिटीज़ थी, तो उनको कहीं ना कहीं चांस रहते हैं कि उनकी ब्लड शुगर हाई जा सकती है। तो ऐसे लोग अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराएं, खासतौर से 5वें महीने के बाद, क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज़ उसके बाद होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो वैसे भी आपको उसके बाद तो अपना रेगुलर ब्लड शुगर का लेवल चेक कराना ही होता है। और शुगर का लेवल आपका थोड़ा सा भी हाई आ जाता है तो उसी समय से ही आप अलर्ट हो जाइए कि अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा मीठा खाना और सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर लीजिए। वैसे प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़ का भी डाइट चार्ट में आपको अलग से पूरा उसका भी वीडियो मिलेगा। ओके। नाउ व्हाट अबाउट द चाय कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी, यस, इसको हम क्यों अवॉइड करते हैं चाय कॉफ़ी को प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी में हम चाय कॉफ़ी को अवॉइड करते हैं कैफ़ीन के कारण, क्योंकि कैफ़ीन जो होता है ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है और बच्चे तक पहुंच जाता है, बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। तो कितने मिलीग्राम कैफीन तक पर डे सेफ है, हम ले सकते हैं? क्योंकि चाय कॉफ़ी तो इंडियन ड्रिंक है, ये तो मोस्ट कॉमन है, सो वी शुड नो कि कितना अमाउंट सेफ है। तो जो रिकमेंड करी जाती है वो है 200 मिलीग्राम कैफीन पर डे तक आप ले सकते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि एक कप चाय में कितनी कैफीन है। एक कप नॉर्मल चाय जो होती है उसमें 27 मिलीग्राम कैफीन होती है। तो फिर ग्रीन टी ले लें, उसमें तो शायद काफ़ी कम होगी। नहीं, ग्रीन टी में भी नॉर्मल टी के इक्विवेलेंट ही है, 2 मिलीग्राम खाली कम देख लीजिए। 1 कप ऑफ ग्रीन टी में 25 मिलीग्राम ऑफ कैफीन है। ओके, तो ब्लैक टी सेफ रहेगी मुझे लगता है, शायद नहीं, ब्लैक टी इज ऑल्सो नॉट सेफ, वो तो नॉर्मल टी से भी ज़्यादा डेंजरस है। आप एक कप ब्लैक टी का लेंगे उसमें 55 मिलीग्राम कैफीन है। ठीक है। और कॉफ़ी तो आप वैसे ही सोच रहे हैं कॉफ़ी में तो काफ़ी कैफीन होना ही है, बिल्कुल सही। एक कप कॉफ़ी के अंदर 95 मिलीग्राम ऑफ कैफीन होता है। तो कॉफ़ी भी आपको नहीं लेनी है। टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, कैफीन, इनमें ओवरऑल टी ही थोड़ा सा सेफ है। ठीक है। कॉफ़ी लेते हैं तो आप कम अमाउंट में लीजिए, आधा आधा कप करके कॉफ़ी दिन में 2 बार ले ली, धीरे धीरे उसे अवॉइड भी करिए। ठीक है। अब आपने सोचा कैन ऑफ कोको कोला, कोको कोला में यू विल वेरी सरप्राइज टू नो कि कोको कोला में जो कैफीन है वो कॉफ़ी से भी कम है। एक कैन ऑफ कोको कोला के अंदर 32 मिलीग्राम ऑफ कैफीन है। एक कैन ऑफ कोको कोला के अंदर 32 मिलीग्राम ऑफ कैफीन है। 32 से 35 के अराउंड लगभग कैफीन है। ओके, लेकिन फिर हम कोको कोला को अवॉइड क्यों करते हैं?
क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव हैं, उसमें जो हाई एनर्जी है, उसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह हम सोच के चल रहे हैं, इस वजह से हम उसे अवॉइड करते हैं। बाकी अदरवाइज कैफीन के अमाउंट में वो कॉफ़ी से कम कैफीन है उसके अंदर। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ नॉन वेज के बारे में कि जो नॉन वेज लेने वाले लोग हैं उन्हें क्या अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि लोगों में फेमस होता है, नॉन वेजिटेरियन ये सोच के चलते हैं कि एग हमें खाना चाहिए, फार्मी एग ना खा के हम देशी अंडा खाएं, और देशी अंडा भी दूध में डाला, उसे हिलाया, कच्चा दूध और अंडा खा रहे हैं आप। नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है। कच्चा दूध और अंडा आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना होगा, ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है। एग आपको बॉईल करके ही लेना है, उबाल के अंडा लेना है। कुछ लोग एग की हाफ फ्राई बना के खाते हैं कि आधा उसे पका लिया, आधा कच्चा रहता है, वो आपको नहीं लेना है। ऑमलेट आप बना रहे हैं तो आप उसे पूरा अच्छे से पका कर ही लेंगे, हाफ फ्राई आपको नहीं लेनी है। ओके। चिकन मटन में आपको रॉ अनकुक्ड चिकन मटन आपको नहीं लेना है, वरना वो बोवाइन इन्फेक्शन, आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन दे देगा। इसलिए आप चिकन मटन जो भी ले रहे हैं, आप उसे पूरा उबालिए, अच्छे से कुक करिए, पूरा कुक करिए उसे, उसके बाद ही कंज्यूम करिए, ठीक है। और जो फिश ईटर है, जो मछली खाते हैं साउथ इंडियंस वगैरह हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि वो उन फिशेस को अवॉइड करें जिनमें मरकरी का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान आपके लिए सेफ नहीं है। जैसे कि शार्क एंड ट्यूना फिशेस, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। यदि ये सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक काफ़ी यूजफुल रहेगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द डिटेल्स। थैंक यू।